हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं पेपर वन के। तो आपने इस पेपर में भी देखे थे, जो हमने बात करते रहते थे कि इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, उस तरह के क्वेश्चंस आए भी हैं। और बेसिकली हमारा काम होता है अच्छे से कंसेप्ट को समझना। फिर चाहे क्वेश्चन किसी भी तरह के आए, हम बहुत आराम से कर सकते हैं। बस चित्त को शांत रख के हमें कंसेप्ट्स को पढ़ना होता है, कंसेप्ट्स को समझना होता है। फिर किसी भी तरह का, क्योंकि मैं एक चीज़ लिखता हूँ कि मेरा ध्येय समझाना। इसका मतलब ये है कि आप चीज़ों को समझने की कोशिश करें, कतई भी रटने की कोशिश ना करें। ठीक है, बहुत आराम से चीज़ों को समझोगे तो किसी भी तरह का क्वेश्चन आ जाए, आप करने में बहुत ही सक्षम होंगे। पहले समझ को विकसित करना है। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन सिमेंटिक बैरियर ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन संचार का सिमेंटिक बैरियर नहीं है। अब आपको बेसिकली पता होना चाहिए कि ये जो सिमेंटिक बैरियर होता है, ये किस तरह का बैरियर होता है या किस से संबंधित बैरियर है। जो बैरियर मतलब रुकावट कम्युनिकेशन में। और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई तरह के बैरियर होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल बैरियर भी हम बात करते हैं। तो सिमेंटिक बैरियर एक तरह से भाषा संबंधी बैरियर हो गया। कैसा? भाषा संबंधी बैरियर होगा। लैंग्वेज संबंधी जो बैरियर होता है वो कैसा होता है? सिमेंटिक बैरियर होता है। तो आपको ये पूछा है कि जो इसमें नोट एंड सिमेंटिक बैरियर, जो इसमें भाषा संबंधी एक तरह से बैरियर नहीं है। आप देखो, सीधा सी बात है, आपको सिमेंटिक का मतलब पता लग गया तो भाषा संबंधी है तो देख लेंगे। जैसे चॉइस ऑफ वर्ड्स है, यानी कि शब्दों का चुनाव, ये तो भाषा संबंधी हो गया। इसमें पूछा है नहीं है। कल्चरल डिफरेंस होता है, तो कल्चरल डिफरेंस भी आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है, क्योंकि इसमें आपको क्लियरली या एकदम डायरेक्टली ये मेंशन नहीं हो रहा कि यहाँ भाषा का रोल है। बेसिकली आपको पता है, जो कल्चर को देख के ही हम भाषा संबंधी चीज़ों का, कहीं कहीं कई कई शब्दों का कहीं कोई मीन हो सकता है, कहीं पे कोई मतलब हो सकता है, कहीं पे कोई शब्दों का मतलब गाली भी हो सकता है। तो एक कल्चरल डिफरेंस एक तरह से वहाँ चीज़ को फोकस कर रहा है। इनडायरेक्टली आप मैच करके देखो। ठीक है, तो ये इसलिए हमने छोड़ दिया। और स्पेलिंग एरर तो आएगा ही आएगा, क्योंकि ये भाषा की बात है। इसमें कौन सा ऐसा है जो डायरेक्टली आपको सिमेंटिक बैरियर को नहीं दिख रहा? दैट इज पुअर रिटेंशन, यानी कि आप रिटेंशन आपकी कमजोर है, खराब प्रतिधारण है। तो ये जो बैरियर है ना, ये एक सिमेंटिक बैरियर नहीं है। ये एक कैसा बैरियर है? ये बेसिकली एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, मनोवैज्ञानिक बाधा है। बस ये आपको ध्यान रखना है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन का आंसर करना है। जैसे मैं आपको इसका एक्सप्लेनेशन बता देता हूं। जैसे इसमें नोट आपको दिख रहा होगा, लैक ऑफ अटेंशन। देखो लिखा हुआ है ना कि लैक ऑफ अटेंशन, प्रीमेच्योर इवेल्युएशन, पुअर रिटेंशन, लॉस बाय ट्रांसमिशन, डिस्ट्रस्ट इमोशंस एटसेट्रा रिजल्ट्स इन साइकोलॉजिकल बैरियर टू कम्युनिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे ध्यान की कमी, समय से पहले मूल्यांकन, खराब अवधारणा, संचरण द्वारा नुकसान, अविश्वास, भावनाएं आदि संचार के लिए मनोवैज्ञानिक बाधाओं का परिणाम है। तो ये सारी की सारी जो कौन सी बैरियर्स हैं, ये साइकोलॉजिकल या मनोवैज्ञानिक है। तो अब आगे क्वेश्चन आगे साइकोलॉजिकल से पूछे तो इस तरह का क्वेश्चन कर देना है, यानी कि ये ऑप्शन ध्यान रखने हैं। सिमेंटिक का पता लग गया, भाषा संबंधी। तो ये सब चीज़ आपको क्लियर हो गई ना? चलो बहुत बढ़िया। अब मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ फ्रेंड्स, मेरे हिसाब से आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये कुछ दिनों के लिए हम और ओपन कर रहे हैं। बाकी ये जल्दी ही हम इसको क्लोज करेंगे। कुछ स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए हमने ओपन किया हुआ है ये। आपको बता दूं कि पेपर वन का कंप्लीट जो क्रैश कोर्स है, जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10 की 10 यूनिट्स का, वो 199 यानी कि 199 रुपये में हमने किया हुआ है। क्योंकि पेपर आपको पता है ये कैंसिल हुआ, तो हमने सोचा कि चलो थोड़ा सा हम भी कुछ कर पाएँ। और अगर कोई अभ्यास बैच लेना चाह रहा है तो 500 से ज़्यादा इसमें PYQs हैं जो अच्छे से समझाए गए हैं। अगर कोई चाहता है कि मुझे थ्योरी भी क्लियर हो जाए और अभ्यास यानी कि क्वेश्चन भी क्लियर हो जाए, तो 299 में, अब बताओ 299 में ये आपको थ्योरी प्लस अभ्यास बैच पूरा मिल रहा है 10 की 10 यूनिट का। कहाँ पे? अपनी वेबसाइट है www.swmg.in, या फिर मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है, और ये अपना व्हाट्सअप नंबर है या कॉल। आपको किसी भी तरह का कोई इशू हो तो आप जानकारी ले सकते हैं। तो इससे कम मेरे हिसाब से नहीं हो सकता फ्रेंड्स, और ये बहुत बेहतर है। और जल्दी मैं आपको बता दूं कि ये कुछ समय के लिए और है, फिर हम इसको क्लोज करने जा रहे हैं। तो आप जल्दी, जैसे ही आप ज्वाइन करोगे 10 की 10 यूनिट्स मिल जाएगी आपको। और इसकी जो वैलिडिटी है वो 5 सितंबर तक रहेगी, क्योंकि आपको अभी जो एग्ज़ाम डेट आपको आई है 21 अगस्त से 4 सितंबर है, तो ये 5 सितंबर तक आपको वैलिड रहेगा। ठीक है, वैसे ही अगर किसी का इन्वायरमेंटल साइंस है पेपर टू, तो 1025 1025 रुपये के अंदर आपको पूरा 10 की 10 यूनिट्स, या फिर किसी का एजुकेशन है तो भी 1025 में
है 10 की 10 यूनिट्स आपको वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्डेड मिलेंगे अपनी इसी वेबसाइट पे, मोबाइल एप्लीकेशन, और ये नंबर है। और वेब जो अपनी मोबाइल वेबसाइट है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, चलो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए, आइडेंटिफाई द फॉर्म्स ऑफ एन इनफॉर्मल रिपोर्ट इन कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में अनौपचारिक रिपोर्ट के रूप में पहचान कीजिए। आप जब हम बात करते हैं फॉर्मल और इनफॉर्मल, तो आपको इनफॉर्मल पूछा है। देखो, आपको औपचारिक और अनौपचारिक में बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। फॉर्मल जो होता है आपको पता है, उसके अंदर पूरा का पूरा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, बिल्कुल आपको एक रिजिड स्ट्रक्चर की तरह होता है। फॉर्मल तो औपचारिक होता है, और इनफॉर्मल होता है उसमें कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं होता है ना, औपचारिकता नहीं होती है, बिल्कुल अनौपचारिक होता है। तो आपसे ये पूछा है कौन सा है जो इनफॉर्मल रिपोर्ट करता है कम्युनिकेशन में। देखो, अगर इसमें देखो पर्सन टू पर्सन, व्यक्ति से व्यक्ति। अब अगर आप जैसे हम बोल रहे हैं, किसी को कुछ कह देते हैं, तो वो रिटर्न में तो होता नहीं, कुछ भी बोल सकते हैं, वो कोई एक स्ट्रक्चर नहीं होता। तो एक तो ये इनफॉर्मल हो गया, एक तो ये इनफॉर्मल रिपोर्ट हो गया, व्यक्ति से व्यक्ति वाला। चलो आगे देखते हैं। प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, अगर निर्धारित कोई परिपत्र है तो कोई स्ट्रक्चर होगा, तो निर्धारित है, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है, निर्धारित है, तो बिल्कुल ये किस में होगा, ये फॉर्मल में होगा। तो आपसे क्वेश्चन में इनफॉर्मल पूछा है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, रेगुलर इंटरवल यानी कि नियमित अंतराल, यानी कि प्रॉपर कोई स्ट्रक्चर है, तभी हम रेगुलर इंटरवल की बात करते हैं, तो ये भी फॉर्मल हो गया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, ऑथोरिटेटिव, आधिकारिक तो होता ही फॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल जो रिटर्न में, बिल्कुल, तो ये भी नहीं होगा। तो अब अपने पास कौन सा है, ये ऑप्शन है। अब ऑप्शन की तरफ चलिए, पहला नहीं हो सकता, 1 2 3, ओनली वन ही है, तो ओनली वन के लिए सेकंड ऑप्शन चला गया। इन ऑप्शंस को भी बहुत ही एक तरह से रीजनिंग लगाई गई ऑप्शन बनाने में भी, तो इन ऑप्शंस को भी बहुत ध्यान से देखना है। एकदम से आप ये करके आ जाओगे ऊपर कि हाँ ये नीचे ऑप्शन भी देखने हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। आपने पेपर दे के भी देख लिया है ना, ये पेपर से पेपर एक पहले हो चुका है आपका, तो आपने देखा क्या क्या गलतियां होती हैं, तो उनको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक की बात है, यहाँ पे ब्लैंक को फिल करना है। शुरुआत में क्वेश्चन के लिखा हुआ है, आर आवर बॉडी पार्ट्स स्पेशली आर्म्स, लेग्स, हैंड्स एंड हेड कन्वे मीनिंग, हमारे शरीर के अंग विशेष रूप से हाथ, पैर, हाथ और सिर अर्थ आदि व्यक्त करते हैं। मतलब कहने का मतलब यहाँ पे वर्ड्स नहीं है, हमारे बॉडी पार्ट्स काम करते हैं, यानी कि हमारा जेस्चर, हाव भाव, सीधी सी बात है। जेस्चर क्या है, ये हमारे हाव भाव है। ठीक है, जेस्चर। अब आपको एक चीज ध्यान रखना है, जेस्चरल एक ब्रॉड टर्म होगी हाव भाव से, जहाँ पे क्या हो गया, बॉडी पार्ट्स बेसिकली काम करती है। ठीक है, लेकिन अगर इसमें ही हम देखें, प्रोक्सिमिक्स है, आपको पता है सामीप्य कितना है, कितना डिस्टेंस है। टाइम लैंग्वेज यानी कि एक तरह से क्रोनोलॉजी की बात करती है। पैरा लैंग्वेज की बात होती है, जो वॉइस होती है ना, पिच, जो ये भी एक तरह से नॉन वर्बल है। तो यहाँ पे एक जेस्चरल है, ये सारी बॉडी पार्ट के लिए हाव भाव की बात करता है ना, आंगिक अभिनय की बात करता है। तो ये इसके लिए इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, जेस्चरल हो गया। ध्यान रखना है, ये बाकी जो प्रोक्सिमिक्स है, ये टाइम लैंग्वेज है, पैरा लैंग्वेज है, ये भी नॉन वर्बली है, लेकिन आपको पूछा है बॉडी पार्ट, स्पेशली आर्म्स, लेग्स एंड जो हेड है वो कन्वे करता है मीनिंग को। जैसे मैं आपको मूवमेंट के थ्रू करना, जेस्चरल, हाव भाव, तो इसलिए इसका राइट आंसर फर्स्ट हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन स्टेटमेंट्स के बारे में हमें ध्यान देखना है कि ये स्टेटमेंट्स क्या कह रहे हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि सिंक्रोनस टेक्नोलॉजीज रिक्वायर ऑल पार्टिसिपेंट्स इन कम्युनिकेटेड टुगेदर एट द सेम टाइम बट नॉट नेसेसरली इन द सेम प्लेस। कह रहे हैं तुल्यकालिक प्रौद्योगिकियों के लिए संचार में सभी प्रतिभागियों का एक साथ एक ही समय में होना आवश्यक होता है, लेकिन एक ही स्थान पर होना आवश्यक नहीं होता। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको पता है सिंक्रोनस का मतलब समान समय की बात होती है ना, कि एक ही समय, जैसे आप लाइव डिस्कशन चलते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनते हो, इस तरह के क्वेश्चन भी अब की बार आए थे। तो सिंक्रोनस टेक्नोलॉजी क्या है, जो एक सेम टाइम की बात करता है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ये कोई भी सेम प्लेस की बात नहीं करता कि एक जगह ही बैठ के। अब जैसे आप लाइव पढ़ते हो तो एक जगह थोड़ी बैठे हैं, ठीक है, तो सेम प्लेस वाली बात नहीं है, सेम टाइम वाली बात है। इसलिए ये ऑप्शन, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक हो गया, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। सेकंड कह रहा है कि एसिंक्रोनस टेक्नोलॉजी इनेबल पार्टिसिपेंट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन एट द सेम पॉइंट इन टाइम। एसिंक्रोनस तो सेम टाइम होता ही नहीं है, आपको पता है। एसिंक्रोनस मतलब अतुल्यकालिक, इसमें तो है ही ये डिफरेंस सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस में। एसिंक्रोनस में सेम टाइमिंग नहीं होती है, लेकिन इस स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि एट द पॉइंट हम सेम टाइम नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो पहला स्टेटमेंट है वो ठीक है, और सेकंड स्टेटमेंट है वो क्या है, गलत है। और इस तरह का ऑप्शन हमारे पास थर्ड है,
फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट बट सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन देखो, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस के बारे में आपको सबको पता ही है बेसिकली, लेकिन ये सेम प्लेस वाली बात है, कई बार एग्जाम में स्ट्राइक नहीं करती, तो इसलिए ये चीज ध्यान रखना है, सेम टाइम की बात करता है, सेम प्लेस की बात नहीं करता है, ठीक है। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि वाई डिड द ब्रिटिश प्रमोट हायर एजुकेशन इन इंडिया, अंग्रेजों ने भारत में उच्च शिक्षा को प्रोत्साहित क्यों किया। तो आप देखो, उन्होंने प्रोत्साहित तो किया तो अपने मतलब के लिए किया ना, ऐसे थोड़ी हमें एजुकेट करने के लिए किया, तो अपने मतलब के लिए किया हुआ काम ज्यादा बेहतर नहीं होता, अपने मतलब अपने स्वार्थ के लिए काम करना, ठीक है। पहला कह रहा है टू इम्प्रूव द लिटरेसी रेट इन इंडिया, भारत में साक्षरता दर में सुधार करना, उसको कोई मतलब नहीं था। टू प्रोड्यूस मैन पावर दैट सुटेड द कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन, औपनिवेशिक प्रशासन के अनुकूल श्रम शक्ति उत्पन्न करना, बिल्कुल यही था, क्योंकि बाहर से बुलाते, अपने देश से बुलाते तो महंगा पड़ रहा था, तो यहाँ पे ही एजुकेट करके सस्ती उनको श्रम मिल जाए, सस्ता मैन पावर मिल जाए, इसीलिए वो एजुकेट कर रहे थे। तो बिल्कुल सेकंड ऑप्शन है वो ठीक है ना। ये ना उनको कोई प्रॉफिट लेना था एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, वैसे ही खा रहे थे, प्रॉफिट का क्या बात है। टू प्रिपेयर यूथ फ्रॉम बेटर अपॉर्चुनिटी, क्या मतलब है उनको युवाओं को बेहतर अवसर प्रदान करना, वो उनका काम था कि मैन पावर प्रोड्यूस कर ले, है ना, अपने इसके लिए औपनिवेशिक प्रशासन के लिए, जिससे बाहर से ना बुलाना पड़े, सस्ती मैन पावर मिल जाए। तो राइट आंसर इसका सेकंड हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन अब की बार पेपर में आपको देखा होगा, जो पेपर कैंसिल हुआ उसमें ये क्वेश्चन आया था। अब मेटाकॉग्निशन इसका आंसर आपको पता है, अधिसंज्ञान। अब बेसिकली अधिसंज्ञान होता क्या है, इस क्वेश्चन से देखो, नोइंग दैट हाउ यू फाइंड अलजेब्रा मोर डिफिकल्ट देन योर सिस्टर डज बट दैट यू कुड इम्प्रूव विद प्रैक्टिस इज एग्जाम्पल ऑफ, इसका है मेटाकॉग्निशन, यानी कि यह जानना कि आपको आपकी बहन की तुलना में बीजगणित अधिक कठिन लगती है, किंतु इसमें आप अभ्यास से सुधार कर सकते हैं। यह किस का उदाहरण है, ये अधिसंज्ञान का है। बेसिकली अधिसंज्ञान या मेटाकॉग्निशन होता क्या है, देखो, मेटाकॉग्निशन इज द प्रोसेस ऑफ ए स्टूडेंट थिंकिंग अबाउट देयर थिंकिंग, क्या है, किसी छात्र की अपने चिंतन के बारे में सोचने की प्रक्रिया है। इफ ए स्टूडेंट इज एबल टू थिंक अबाउट देयर थिंकिंग इट इज मच मोर बेनिफिशियल टू देयर लर्निंग, दे कैन इंप्रूव देयर लर्निंग बाय चेंजिंग देयर थॉट्स। कह रहा है यदि कोई छात्र अपनी चिंतन विधि के बारे में सोचने में सक्षम है तो यह उनके अधिगम के लिए बहुत लाभदायक है, कि वे अपने विचारों को बदलकर अपने अधिगम में सुधार कर सकता है। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, देखो उसको खुद को पता लग गया, देखो क्वेश्चन को देखो कि नोइंग दैट यू फाइंड, हमने पाया कि हमारे जो बीजगणित है ना, अलजेब्रा है बेसिकली, वो डिफिकल्ट है देन योर सिस्टर, लेकिन इसको मैं इंप्रूव कर सकता हूँ। तो ये मैंने अपने आप में देखा, चिंतन किया, ये थिंकिंग की, यानी कि थिंकिंग ऑफ थिंकिंग है ये, कि मैंने सोचा ऐसा है तो, और मेरे में इससे सुधार हो सकता है, मैं इसमें सुधार कर सकता हूँ, इंप्रूव कर सकता हूँ प्रैक्टिस से। तो इस तरह की चीजें हैं, तो ये मेटाकॉग्निशन होता है। आपको समझ में आया कि मेटाकॉग्निशन शब्द का मतलब क्या है, ये आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, ठीक है। और एक असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है, देखिए ये अपनी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में है। कह रहा है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 हैज रिकमेंडेड फॉर सेटिंग अप मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, जिसको शॉर्ट में MERU मेरू बोला गया है। और मैं आपको बता दूं MERU मेरू की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो क्या है फुल फॉर्म, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी। कह रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने बहुविषयक शिक्षा एवं शोध विश्वविद्यालय मेरू की स्थापना की अनुशंसा की है, बिल्कुल की है, इसमें कोई दोहराए बात नहीं है। लेकिन मेरू विल एम एट अटेनिंग द हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड इन क्वालिटी एजुकेशन, मेरू का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण वैश्विक मान प्राप्त करना होगा, बिल्कुल इसीलिए इनकी स्थापना कर रहे हैं। तो अब देखिए, अब ये दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन ये कहीं भी एक के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर रहा, ये दोनों अलग अलग बात कर रहे हैं मेरू के बारे में। पहला कह रहा है कि रिकमेंड किया गया है मेरू का, ठीक है किया गया है भाई, लेकिन दूसरा कह गया कि इसलिए कर रहे हैं, है ना, कि हाईएस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड और क्वालिटी एजुकेशन देगा। तो दोनों बात सच है, लेकिन ये ऊपर वाले को डिफाइन नहीं कर रहा, तो इसलिए राइट आंसर क्या है, सेकंड हो जाएगा, बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह के क्वेश्चन में भी ध्यान रखना है। आप क्या करते हैं, कई बार मेरू से मेरू मैच कर लेते हैं, भाई भावनाओं को समझो ना, क्वेश्चन को क्या कर रहा है, कहीं मेरू से मेरू मैच कर लिया, कुछ और कह रहा है ना, ये ध्यान रखना है। चलो
और ये लिस्ट है, ये भी आपको बहुत शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है। इस तरह के आपने देखा होगा स्वयं से अब की बार कितने क्वेश्चन पूछे गए कोऑर्डिनेटर के बारे में, और इस तरह के भी पूछा जा सकता है। जैसे NIEP है, निपा है, ये किस लिए है, निपा के बारे में, न्यूपा निपा ये आपको पता है ना, ग्लैंस पढ़ते हैं हम कि कब कब से स्थापना हुई, एक ये कब एक तरह से वो बनी यूनिवर्सिटी, न्यूपा कब डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, ये सब बातें करते हैं। आप कमेंट में बताना मुझे। निपा क्या करती है बेसिकली आपको पता है, ये प्लानिंग एंड मैनेजिंग ऑफ एजुकेशन की बात करती है, मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन, बिल्कुल प्लानिंग और इसकी बात करती है। तो ए का तो बिल्कुल 3 आ गया, यानी कि निपा का क्या है, शिक्षा की योजना और प्रबंधन करना। याद आ रहा है कुछ? ठीक है। और नैक की बात करें तो आपको पता है एक्रीडेट करता है, नैक का फुल फॉर्म यही है, एक्रीडेशन ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट की बात करता है ना, एक्रीडेशन की बात करता है। तो ये हो गया, बी का 4 हो गया, ए का 3, बी का 4, तो इस तरह का ऑप्शन हमारे पास फर्स्ट ही है भी। ठीक है। और AICT आपको पता है तकनीकी शिक्षा को देखता है ना, टेक्निकल एजुकेशन को, तो सी का 1 हो गया। ये क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ICSSR के बारे में अभी बात भी करेंगे हम। ये बेसिकली किस लिए, सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देना, टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस, यानी कि डी का आ गया सेकंड, यानी कि इसका फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट आंसर हो गया। ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2। इसमें मैं आपको निपा के बारे में थोड़ा और बता देता हूँ, इसका फुल फॉर्म बता देता हूँ। तो निपा क्या है, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी फुल फॉर्म में प्लानिंग की बात हो रही है। और डीम्ड टू यूनिवर्सिटी आपको पता है ये बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। और इसमें ये भी ध्यान रखना है, गवर्नमेंट ये इज ए प्रीमियर ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद द कैपेसिटी बिल्डिंग। ये एक सीधा बात की थी, कैपेसिटी बिल्डिंग की कौन बात करता है, क्षमता निर्माण की बात कौन करता है, तो निपा करता है। एंड रिसर्च इन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन नॉट ओनली इन इंडिया बट ऑल्सो इन साउथ एशिया, यानी कि यह केवल भारत में ही नहीं लेकिन दक्षिण एशिया में भी क्षमता निर्माण और अनुसंधान से संबंधित एक प्रमुख संगठन है। ये भी ध्यान रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है, प्लीज ध्यान रखना। ठीक है। इसकी फुल फॉर्म, और ये केवल भारत में नहीं साउथ एशिया में भी पूरा काम करता है, इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है। और ICSSR की बात करें मैं, तो ICCSR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, है ना, सीधा सा फुल फॉर्म याद रखना है। एस्टेब्लिश कब हुआ, 1969 में हुआ। आपको अब की बार आपको देखा होगा अपने पेपर में, इनका ईयर का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी पूछ लिया था कि कौन सा पहले बना, तो इनका ईयर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन काउंसिल ऑफ साइंस सोशल साइंस रिसर्च वाज एस्टेब्लिश इन ईयर ऑफ 1969 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किस लिए, टू प्रमोट रिसर्च इन सोशल साइंस इन द कंट्री, है ना। याद रखना है, भारत में सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए इसकी स्थापना की गई 1969 में, ये आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, प्लीज ध्यान रखना। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन, अब की बार आपने देखा होगा पेपर में ये क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक। कह रहा है कि फोटोकेमिकल स्मोक होती है ना, फोटो रासायनिक धूम्र जो है फोटोकेमिकल स्मोक होती है, उसमें फॉर्मेशन में क्या क्या चीजों की जरूरत होती है। देखो जहाँ फोटोन आ गया ना, फोटोन है सोलर एनर्जी, तो सनलाइट की जरूरत तो होगी ही होगी, तो ई तो आएगा ही आएगा। अगर ई आएगा ही आएगा तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे ही कट गया, है ना, किसी ने फर्स्ट किया तो गलत है। अब आपको पता है एक बात, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, याद रखना इन चीजों में VOC का बहुत उपयोग होता है, वाष्पशील जो कार्बनिक यौगिक है, तो डी भी आएगा और ई भी आएगा। ठीक है। और उसके बाद जो नॉक्स है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसका भी इसमें होता है, तो बी, डी और ई इज द राइट आंसर। तो इसका फोर्थ ऑप्शन हो गया, वो राइट आंसर हो गया, बी, डी और ई। ठीक है। तो वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सनलाइट, ये है जो फोटोकेमिकल स्मोक की फॉर्मेशन में जरूरी है, इनके बिना फोटोकेमिकल स्मोक नहीं होगा। सनलाइट, फोटोन का मतलब एक तरह सोलर एनर्जी होता है, सोलन फोटोन एनर्जी। ठीक है। तो इस तरह से याद रखना। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया, बी, डी और ई, यानी कि फोर्थ ऑप्शन है वो राइट हो गया। ठीक है। अब ये एंशियंट जो बात करें, ये जो ग्रंथ है प्राचीन, और इसके लेखक के बारे में बात की गई है, ये तो आप बहुत अच्छे से करके आए होंगे, है ना। और आपको मैं बता दूं लीलावती के बारे में, एक जो सेकंड पारी में पेपर हुआ उससे अलग पूछा गया कि किससे रिलेटेड है, ये मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो लीलावती किसका है आपको पता है, भास्कर आचार्य। ठीक है ना, ये आप याद रखना है ना। वैसे ही आप, और इसके बारे में हम बात ही करते हैं, योग सूत्र, योग क्या है, पतंजलि जी का। ठीक है। याद, न्याय गौतम। ठीक है। और अर्थशास्त्र चाणक्य, तो फर्स्ट ऑप्शन चला गया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। लेकिन ये लीलावती के जो बारे में आपको याद रखना है
कि ये मैथमेटिक्स के लिए, क्योंकि सेकंड पारी में जो क्वेश्चन पूछा गया पेपर में, वो लीलावती किससे रिलेटेड है, कौन से सब्जेक्ट में, इससे क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो लीलावती रिटन इन संस्कृत बाय द इंडियन मैथमेटिशियन भास्कर द्वितीय इन 1115 AD इज एन एंशियंट टेक्स्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। ये आपको याद रखना है। लीलावती भारतीय गणितज्ञ भास्कर द्वितीय द्वारा सन 1150 ईस्वी में संस्कृत में रचित गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ है। इसमें 625 श्लोक है, 625 श्लोक है, और साथ ही यह सिद्धांत शिरोमणि का एक अंग भी है, ये याद रखना है। लीलावती में अंक गणित का विवेचन किया गया है। ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी है, और आपकी पढ़ाई एकदम स्मूथ चल रही होगी। आराम से जो टाइम मिला है इसको प्रॉपरली यूटिलाइज कीजिए, इसको खराब मत करना फ्रेंड्स। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप खराब कर दोगे तो फिर वही रिजल्ट्स आएंगे। जो गलतियां हमने की वो दोबारा हम ना करें, इस तरह से हमें काम करना है। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं फ्रेंड्स। आपको पता है कि अपनी वेबसाइट है www.swmg.in और मोबाइल एप्लीकेशन SWMG है, और ये अपना आपको कोई इश्यू हो तो इस नंबर पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। और आपको बता दूं पेपर 1 की 10 यूनिट्स, जिसमें वीडियो लेक्चर्स आपको क्रैश कोर्स जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारी ओनली 199 में आपको मिल रही है, और ये जल्दी हम क्लोज करेंगे एडमिशन। आप विलिंग है तो ज्वाइन कर सकते हैं। अभ्यास बैच है, इसमें 500 से ज़्यादा PYQs है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ये भी 199 में है। अगर आप चाहते हैं कि थ्योरी भी हो जाए और अभ्यास भी हो जाए, ये वाला बैच जिसमें थ्योरी प्लस अभ्यास कॉम्बो है, वो 299 में है। अगर आप विलिंग है तो आप फ्रेंड्स ज्वाइन कर सकते हैं। और हाँ, अगर किसी का सेकंड पेपर इन्वायरमेंटल साइंस है या फिर सेकंड पेपर एजुकेशन है, तो 1025 में आपको 10 की 10 यूनिट्स का रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, और इनकी जो वैलिडिटी रहेगी आपको 5 सितंबर तक रहेगी। मैं आपको बता दूं, क्योंकि आपका जो एग्जाम है 21 अगस्त से 5 सितंबर की बात की गई है, तो इन कोर्सेज की जो वैलिडिटी है वो 5 सितंबर तक रहेगी। अभी आप ज्वाइन करते हैं तो ये अपनी वेबसाइट है, ये अपना मोबाइल एप्लीकेशन है, और वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप विलिंग है तो जल्दी ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। मैं बार बार आपको इस चीज़ के लिए कह रहा हूं, क्योंकि फिर हम इसको जल्दी ही आई थिंक क्लोज करने वाले हैं। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और एक चीज़ का हमेशा हम ध्यान रखें कि अपने चित्त को शांत रखें, खुश रहें, किसी भी तरह की टेंशन ना लें। अब जो टाइम मिला है उसको सकारात्मक तरीके से एकदम अच्छे से, प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको यूटिलाइज करें, इसको वेस्ट ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, डेली बेसिस पे पढ़ाई करें, और जो आप में कमियां थी उनको सुधार करें, बिल्कुल शांत मन से करें। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।